रीट के प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नमस्कार। हम भूगोल के जो टॉपिक था उसमें चल रहे थे पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गति में पृथ्वी की परिक्रमण गति, यानी इसका दूसरा भाग है पृथ्वी की परिक्रमण गति। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं, इसे रिवोल्यूशन, अंग्रेजी में इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। देखो पृथ्वी क्या है, दो गतियां हैं पृथ्वी की दो गतियां हैं। एक तो अपने अक्ष पर, ये इसका जो अक्ष है अपने अक्ष पर घूमती है, और एक क्या है, कोई पिंड है उसके चारों ओर घूमती है। पिंड के क्या करती है, चारों ओर, यानी ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस गति को क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले आता है कि परिक्रमण गति का दिन रात का छोटा होना। देखो इंपॉर्टेंट है, दिन रात का बनना तो घूर्णन गति का, यानी अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही एक्सिस पर घूमना। लेकिन दिन रात का छोटा और बड़ा होना वो किसका परिणाम है, पृथ्वी की परिक्रमण गति का परिणाम है। दूसरा है ऋतुओं का बनना। देखो ऋतुएं बनती हैं, यहां पर बसंत विषु है, ये ग्रीष्म अयनांत है, ये शरद विषु है, और ये शीत अयनांत है। यानी सर्दी गर्मी, ये जो भी ऋतुएं हैं इनका बनना किसकी गति का परिणाम है, परिक्रमण गति का परिणाम है। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे उपसौर और अपसौर। उपसौर और अपसौर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो ऋतुओं का बनना उसका देखो, एक होता है विषु, जिसे क्या होता है, विषु का अर्थ होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं, सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर गिरे, और यदि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर ना गिर के कर्क और मकर रेखा पर गिरती हैं, कभी कर्क रेखा पे और कभी मकर रेखा पे गिरती हैं, उसे अयनांत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अयनांत। जैसे ये रहा शीत अयनांत, यानी अयनांत का अर्थ है अधिकता, अयनांत का अर्थ है अधिकता। तो शीत का मतलब सर्दी की अधिकता, जिसे विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। एक होता है ग्रीष्म अयनांत, अयनांत का अर्थ क्या बताया, अधिकता। तो क्या होगा, समर सोलिस्टिक, यानी ग्रीष्म यानी गर्मी की अधिकता। और एक होता है विश्व का मतलब होता है कि दिन और रात बराबर है। जब विश्व की बात आती है तो दिन रात बराबर होते हैं। और ये कब होते हैं दिन रात बराबर, केवल 21 मार्च को और 23 सितंबर को। दो ऐसे दिन हैं जब पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। अब देखिए 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी इस भूमध्य रेखा पर गिरती, ये भूमध्य रेखा, और इसका पृथ्वी का कक्षीय, ये क्या है, पृथ्वी का कक्षीय, ये इस कक्षा में घूमती है पृथ्वी, सूर्य के ये कक्ष है, तो ये पृथ्वी का कक्षीय झुकाव 66.5 डिग्री है। कक्षीय झुकाव पृथ्वी का कितनी है, 66.5 डिग्री है। पृथ्वी कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री। इस कक्षीय झुकाव पे ही पृथ्वी प्रतिवर्ष इस ऐसे चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब ये पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल सीध में होती है, कहां पर, भूमध्य रेखा पे, तो उसको कहते हैं 21 मार्च यानी बसंत विषु। 21 मार्च को क्या होता है, बसंत विषु। अंग्रेजी में कहते हैं स्प्रिंग इक्वेनॉक्स, यानी बसंत विषु की बात आती है तो विषु का मतलब है कि दिन रात का बराबर होना। तो यहाँ 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं, और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। देखो 21 मार्च के बाद 3 माह जोड़ दीजिए, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी 3 माह जोड़े, तो 3 माह जोड़ने के बाद जून आ जाता है। जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। जब कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकेगा तो वहां पर गर्मी अधिक होगी। इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, यानी समर सोलिस्टिक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें 3 माह जोड़ दीजिए, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। 23 सितंबर को यहां पर इस भूमध्य रेखा पे सूर्य किरणें पड़ेंगी, यहां दिन रात क्या हो जाएंगे बराबर, और इस यहां पर क्या हो जाएगा 23 सितंबर को शरद विषु, जिसे ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। इसी के बाद 3 माह और जोड़ दीजिए, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 3 माह जोड़े, दिसंबर, ये 22 दिसंबर को शीत अयनांत हो गया। शीत अयनांत का मतलब जहां पर सर्दी अधिक पड़ती है,
तो विंटर सोलिस्टिक हो गया, और इसमें 3 माह जोड़ दिए तो 21 मार्च वापिस आ जाएगा। ये सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है, उसको परिक्रमण गति कहते हैं, अंग्रेजी में रिवोल्यूशन गति कहते हैं। इससे क्या बनती है, ऋतुएं बनती हैं। तो देखो यहां पर ऋतुएं बनी, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, और 22 दिसंबर को शीत ऋतु बनी। तो ऋतुओं का बनना इसी के द्वारा होता है। ये आप समझ गए। कक्षीय, कक्षीय क्या है, जो पृथ्वी जो है सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस पथ पर चक्कर लगाती है उसे कक्षीय कहते हैं। इसका कक्षा है, ये कक्षा है इसकी, पृथ्वी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक अब ये पॉइंट आता है कि उपसौर व अपसौर क्या है। देखो, उपसौर और अपसौर, उप का मतलब नजदीक और अप का मतलब थोड़ा है ऊपर। अप का मतलब ऊपर है। तो उपसौर नजदीक, अपसौर है दूर, ये दूर रहेगा, दूरी पे रहेगा। और उप का मतलब है, जैसे उप का अर्थ हुआ जैसे वाइस प्रिंसिपल, उप प्राचार्य, तो प्राचार्य के नजदीक रहता है उप यानी वाइस। तो ठीक इसी तरह उपसौर क्या है, सूर्य के जब नजदीक हो, पृथ्वी जब घूमती हुई सूर्य के जब नजदीक आती है उसे उपसौर कहते हैं। और यह एक फिक्स है, ये दिन कब नजदीक आती है, 3 जनवरी को नजदीक आती है, 3 जनवरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, उपसौर और अपसौर। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है और अपसौर की स्थिति जुलाई में होती है। अपसौर की स्थिति कब होती है, जुलाई में, 4 जुलाई को, जुलाई। लेकिन भारतवासी क्या सोचते हैं कि भाई जुलाई में तो ये दूरी कैसे, यहां तो जुलाई में तो गर्मी पड़ती है। लेकिन ये पूरे विश्व की बात है, पूरे संसार की बात बता रहा हूं मैं। उसके आधार पे पूरी पृथ्वी पे जो गर्मी अधिक होती है, पूरी पृथ्वी पे गर्मी जब अधिक होगी, 3 जनवरी को पृथ्वी पर गर्मी अधिक पड़ती है। लेकिन भारत की बात करें, भारत क्या उत्तरी अक्षांश में है, वहां पर सूर्य किरणें गिरती हैं, इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। इसीलिए आप ये ध्यान रखो, उपसौर में 3 जनवरी होती है, ये जो पृथ्वी सूर्य के नजदीक होता है, और अपसौर में पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूरी पर होती है और वो 4 जुलाई को होती है। ये जब नजदीक होती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है, और ये दूरी होती है तो 15.2 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से इतने दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी, और जब पास होती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, जो सूर्य के नजदीक होती है। तो आपने पढ़ा उपसौर, अपसौर, ऋतुओं का बनना, दिन रात का छोटा होना, ये सारी घटनाएं किससे होती हैं, परिक्रमण गति से। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।